हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है वोल्कनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। में स्टैटिक क्वेश्चंस भी हैं, एक या दो इनमें स्टैटिक क्वेश्चन भी होते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़पेपर के अंदर कोई टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं, जो भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल आया है उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको यहाँ पे हम डेली डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आप डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एमसीक्यू जो सोल्व करने का जो टेक्निक है उसका भी आपको प्रैक्टिस करना होगा। तो इसके थ्रू आपका न्यूज़पेपर का एनालिसिस भी हो जाएगा और आप कंटिन्यू इसको प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा बात करें स्टूडेंट्स, हमारे वोल्कनो आईएएस के द्वारा एक मेंटरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। अगर आपको टारगेट बेस स्टडी करनी है तो आप उस हमारे मेंटरशिप इनिशिएटिव को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसके थ्रू आपको अपनी प्रिपरेशन में कंटिन्यूटी रहेगी और आप कंटिन्यू अपने टारगेट के लिए आप कंटिन्यू प्रयास करते रहोगे। तो जो मेंटरशिप की जो भी जानकारी है वो हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप वहाँ से अगर आपको ज्वाइन करना है तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन वीडियो है उसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो पूछा है कि जो रूलर्स हैं और उनके ओरिजिन से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करें, जो पहला स्टेटमेंट है उसमें बोला है चेराज चेराज को बोला है तमिलाकम जो एरिया है वहाँ से बिलोंग किया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सही बात है, जो साउथ इंडिया का जो एरिया है उसको तमिलाकम बोला करते हैं। तो जो चेराज हैं वो ओरिजिनली जो रूल किया करते थे वो रूल किया करते थे केरला के अंदर में, जो हमारा नीचे साउथ इंडिया के जो किंगडम्स हैं जिनको संगम एज के अंदर आपको रीड करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे वोल्कनो आईएएस के द्वारा ही मेडिवल हिस्ट्री की जो क्लासेज हैं वो चल रही हैं, सतीश चंद्रा को लेके, सतीश चंद्रा जो बुक है मेडिवल हिस्ट्री की, तो उनको वहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप वहाँ पे भी देख सकते हो। तो चेराज हैं जो प्रेजेंट समय में जो केरल का एरिया है यहाँ पे रूल किया करते थे। चेरा, चोला, पांड्या, ये जो 3 किंगडम हुआ करते थे साउथ इंडिया के अंदर में। तो तमिलाकम जो है वो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। साकाज की बात करें, साकाज सेंट्रल एशिया से बिलोंग किया करते थे, ये भी सही है। तो दो यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। कुषाण की बात करें तो कुषाण्स का यहाँ बताया गया है कि वो वेस्टर्न एशिया से थे, वेस्टर्न इंडिया से हुआ करते थे। स्टूडेंट्स, ओरिजिनली जो ये जो कुषाण जो किंगडम है ये लोग बिलोंग किया करते थे ओरिजिनली सेंट्रल एशिया से। इनके एक जो इम्पोर्टेंट किंग हैं कनिष्क के बारे में आपको पता होगा। जो कनिष्क हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और फोर्थ बुद्धिस्ट जो काउंसिल हुई थी, जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो इन्हीं के द्वारा करवाई जाती है। इन्हीं के ये ही उसको पैटर्न करते हैं फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल को। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो पेयर हैं वो करेक्टली मैच हैं। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, रोमेश थापर केस है, केदारनाथ सिंह केस है एंड कन्हैया कुमार केस है। तो इसमें पूछा गया है कि ये जो केसेज हैं ये किससे रिलेटेड हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। रोमेश थापर जो केस आया था 1950 का केस है, केदारनाथ सिंह जो केस है 1962 का है और 2017 के समय में केस आया था 2015 के समय में केस आया था कन्हैया कुमार केस, जब जेएनयू के अंदर प्रोटेस्ट किया जाता है। कन्हैया कुमार एंड इनके जो लोग होते हैं इनके द्वारा एक प्रोटेस्ट किया जाता है। उसी समय में कुछ ऐसे जो स्लोगन्स की वजह से इनके ऊपर में केस एक लगा दिया जाता है, जिसको सेडिशन, राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह का जो केस है, जो सेडिशन का केस यहाँ पे लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, केदारनाथ सिंह जो केस था इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेडिशन का जो केस है आप इम्पोज नहीं कर सकते ऐसे ही किसी के खिलाफ में। सेडिशन का केस वेरी रेयर कॉन्सेप्ट में आप यूज़ कीजिए, जब जिसने देशद्रोह का कोई भी ऐसा काम किया है। आप अगर देश के अंदर में प्रोटेस्ट किया जा रहा है वो आर्टिकल 19 के थ्रू, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के थ्रू सभी को पावर है तो वो कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का अपोजिशन करना, गवर्नमेंट का अपोज करना वो सेडिशन नहीं कहलाता है यहाँ पे। तो केदारनाथ सिंह केस में ये बोला गया था। रोमेश थापर केस भी इसी से रिलेटेड है, 1962 में आया था। स्टूडेंट्स, जो केदारनाथ सिंह केस है 1950 में, ये 2015 के अंदर में, 16 के अंदर या 15 के अंदर इस तरीके से आया था कन्हैया कुमार केस। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो सेडिशन है, जो आईपीसी का सेक्शन है 224A, वहाँ पे ये यूज़ किया गया था जब
फ्रीडम स्ट्रगल के समय में हमारे आज़ादी के जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके द्वारा जब बुक्स लिखी जा रही थी, कुछ ऐसे जो बुक्स के अंदर न्यूज़पेपर्स के अंदर ऐसी बातें मेंशन की जा रही थी जो अंग्रेज़ ऑफिसर्स हैं उनका असैसिनेशन भी अगर कर रही हैं इंडियन पब्लिक के द्वारा, तो उनको वहाँ जस्टिफाई किया जा रहा था। जिसमें एक तिलक, हमारे जो लोकमान्य तिलक हैं, तिलक महाराज, उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इसके अंदर में। तो उन्हीं को देखते हुए जो ब्रिटिश पीपल्स हैं उनके द्वारा ये सेडिशन का जो कानून है वो लाया गया था, और उन्हीं कानून को अभी तक वो कंटिन्यू चल रहे हैं। जो कॉलोनियल प्रैक्टिस है आईपीसी के 124 ए के अंदर में और 153 ए के अंदर भी ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो है सेडिशन आंसर होगा, ए आंसर होगा रोमेश थापर केस, केदार सिंह केस एंड कन्हैया कुमार केस हैं जो सेडिशन से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द एमजी नरेगा जो स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो एक स्कीम आई थी जो रूरल एरियाज़ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कीम बताया करते हैं। सेम इसका क्रिटिसिज्म भी है, रूरल एरियाज़ के लिए इसका क्रिटिसिज्म भी आता है कि इसमें जो स्किल है वो डेवलप नहीं हो पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें बोला है कि 100 डेज का गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराएगा फॉर स्किल्ड मैनुअल वर्क। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है स्किल्ड यूज किया गया है। बेसिकली जो एमजी नरेगा का जो कॉन्सेप्ट है, जो अनस्किल्ड पीपल्स हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गारंटी देने से रिलेटेड है कि मिनिमम 100 डेज का उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। एमजी नरेगा की बात करें, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं है स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा यहाँ पैसा लगाया जाता है। अगर हम बात करें सेंट्रल सेक्टर की, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंदर तो कंप्लीटली जो मनी है, जो फंडिंग है वो सेंटर के द्वारा की जाती है। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आती है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पे डी आंसर होगा। स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट बात अगर हम एमजी नरेगा के बारे में करें, एमजी नरेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट था हमारे रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट देने से रिलेटेड, पर इसकी वजह से जो माइग्रेशन था वो स्टॉपेज हुआ है। माइग्रेशन जैसे बिहार से जो लेबर है वो माइग्रेट किया करते थे, तो इसकी वजह से भी एक बार एक रिपोर्ट थी 2010-11 के समय में एक रिपोर्ट थी, वो रिपोर्ट बोला करती थी कि जो प्राइवेट सेक्टर हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनके अंदर में जो लेबर का जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है ड्यू टू एमजी नरेगा की वजह से। इसके अलावा अभी रिसेंटली एक पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा रिकमेंड किया गया है कि जो ये एमजी नरेगा स्कीम थी ये वुमेन सेंट्रिक स्कीम के रूप में बन गई थी। वुमेन्स को बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा था, उनके लिए ये काफ़ी बेनिफिशरी के रूप में उभर के आई थी ये स्कीम। तो एमजी नरेगा जो स्कीम है, ऐसी ही एक स्कीम और लेके आई जाए जिसके थ्रू जो वुमेन्स हैं उनको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट उनका जनरेट हो, उनके पास मनी आए, मनी आएगा तो एम्पावरमेंट आएगा, वो अपनी वॉइस को रेज कर पाएंगी, परिवार के डिसीजंस में अपनी वॉइस को रख पाएंगी। तो इसी तरीके से अभी एक नई स्कीम है जिसके लिए रिकमेंड किया गया है, बोला गया है एक पार्लियामेंट्री पैनल के द्वारा कि वुमेन सेंट्रिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड कोई स्कीम है उसको लॉन्च किया जाना चाहिए। तो एमजी नरेगा के बारे में बात करें फ्रेंड्स, अनस्किल के लिए है 100 डेज का मिनिमम एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे गारंटी किया जाता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर है, सेक्टर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट से रिलेटेड है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो 2003 के अंदर में वर्ल्ड बैंक के द्वारा स्टार्ट किया गया था। वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे जो कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे मेजर किया जाता था कि बिजनेस से रिलेटेड उनके द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, बिजनेस के द्वारा ऐसी कौन कौन सी वहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाई जा रही है जहाँ से जो बिजनेस करना है वो काफ़ी ईजी हो जाए उन स्टेट्स के अंदर में, उन कंट्रीज़ के अंदर में। इसके अलावा बात करें कि अभी रिसेंटली इस रिपोर्ट को 2021 के अंदर डिसकंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि कुछ एथिकल इशू इस रिपोर्ट के अंदर निकल के आए थे, कुछ इरेगुलरिटीज़ निकल के आई थी जो डाटा से रिलेटेड थी, जिसमें कुछ कंट्रीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अजरबैजान, इन कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है उससे रिलेटेड जो डाटा था वो रिलायबल डाटा नहीं था। इस वजह से इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। एथिकल इशू इनके जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व थे
जो रैंकिंग में उनके एथिकल इश्यूज़ कुछ निकल के सामने आए हैं, उन्होंने कंप्लीट वे में जो डाटा है वो सही नहीं दिया या क्या रीज़न थे, तो इस वजह से इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली जाती थी, इंडिया के लिए अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी स्टूडेंट्स। 2014 के समय में इस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग थी 142 रैंक हुआ करती थी। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें कि 2019 में जब इंडिया की रैंक आई थी तो इसके अंदर 63 रैंक आई थी इंडिया की। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि इंडिया ने किस तरीके से इम्प्रूव किया है। इंडिया यहाँ पे जो टॉप 10 इम्प्रूवर थे, जो कंट्रीज जिन्होंने टॉप 10 में सबसे ज़्यादा रैंकिंग को इम्प्रूव किया है, तो उनके अंदर इंडिया का पोजीशन था यहाँ पे। इसके अलावा फ्रेंड्स बात करें कि इस रिपोर्ट के अंदर 10 पैरामीटर होते थे जिनके ऊपर ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ करती थी। जैसे हम बात करें कि कोई भी बिजनेस है उसको स्टार्ट करना, डीलिंग विद द कॉन्ट्रैक्ट, बिजनेस परमिट, एनफोर्समेंट से रिलेटेड, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहाँ की बात की गई है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ क्रेडिट से रिलेटेड भी हैं, ऐसे 10 पॉइंट हैं। 2019 का जो प्रीलिम्स हुआ था, 2019 के प्रीलिम्स के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट, इस तरीके से जो पैरामीटर हैं 10 इसके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के, इन 10 पैरामीटर्स के ऊपर में क्वेश्चन आया था स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसी तरीके से 2020 में G20 से क्वेश्चन आया था। वो शो करता है कि अगर ऐसे ग्रुप हैं जिनके अंदर में ज़्यादा कंट्री हैं, ये सोच लिया जाता था पहले कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी पैरामीटर हैं जिस रिपोर्ट के अंदर 3 या 4 हैं उनसे ही क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा हैं तो नहीं आएगा। पर स्टूडेंट्स इस तरीके से क्वेश्चन आया था तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो भी हमारे लिए मेंशन किया जाता है यूपीएससी में। और ऐसे जब भी कोई बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें कोई ना कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है क्वेश्चन के अंदर, अगर आप रीड करोगे तो अच्छे से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आंसर की अगर हम बात करें तो दोनों यहाँ करेक्ट है, तो सी यहाँ पे आंसर होगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के बारे में इंडिया इसमें टॉप 10 में इम्प्रूवर हुआ करता था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा केमिकल है जो जाना जाता है फॉरएवर केमिकल के रूप में। स्टूडेंट्स फॉरएवर केमिकल वो होते हैं जो लंबे समय तक इन्वायरमेंट के अंदर बने रहते हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें जो वाटर प्रूफिंग, जो हमारे आउटसाइडर जो अगर डोर्स हैं, विंडो हैं या ऐसी कुछ चीज़ें हैं, वो उनको फॉरएवर केमिकल के रूप में वहाँ पे फॉरएवर केमिकल को यूज किया जाता है। PFA जो है पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंस जो है, ये बेसिकली यहाँ पे इसको फॉरएवर केमिकल के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। आज के इंडियन एक्सप्रेस के अंदर जो एक्सप्लेन वाला पेज आता है वहाँ पे इनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो आपको फॉरएवर केमिकल के बारे में पता होना चाहिए। मिथाइल आइसोसाइनाइड के बारे में तो आपको पता होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुआ था 1985 के समय में 2 दिसंबर को, तो उस समय में इस जो गैस है उसका आउटब्रेक हुआ था। ओजोन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है, तो अगर ओजोन यहाँ पे अपने ग्राउंड लेवल पे है तो काफ़ी डेंजरस गैस के रूप में काम करती है। तो स्टूडेंट्स फॉरएवर केमिकल के बारे में आप रीड करना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो अगर हम बात करें कि बेसिकली फॉरएवर केमिकल है, उसकी जो टेंडेंसी होती है वो होती है स्टिक कर देना इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, यहाँ पे ये चिपक जाता है एक तरीके से और ये लंबे समय तक बना रहता है। और मैन मेड केमिकल इसको जाना जाता है फॉरएवर केमिकल को। तो स्टूडेंट्स ये था फॉरएवर केमिकल के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। हमने 5 क्वेश्चंस को यहाँ डिस्कस किया है। स्टूडेंट्स हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बैकवर्ड या फॉरवर्ड लिंकेज ज़रूर मिलता है। कुछ ना कुछ एक क्वेश्चन के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपको एक ही क्वेश्चन आपको समझना होता है, उसके अंदर आप 2 से 3 क्वेश्चन आपको समझ सकते हो। कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो इन इन्फॉर्मेशन को अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको लेक्चर सही लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि हार्ड वर्क से ही हमारा एग्ज़ाम निकलेगा और हमारा एग्ज़ाम निकलेगा तो हमारा मेंस लिखेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू हार्ड वर्क कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।